बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण भाग द्वितीय की, जिसमें हमने इसके 10 उदाहरणों को पिछले वीडियोस में हल कर लिया था और अब उदाहरणों को पूरा करने के बाद इस वीडियो में भाग 9 में हम आपके लिए लेकर आए हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतिम खाते बनाते समय समायोजन प्रविष्टि का अभिलेखन करना क्यों आवश्यक है। और समायोजन प्रविष्टियों को समझने के बाद अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वास्तव में समायोजन प्रविष्टियां क्यों की जाती है। क्योंकि जिस दिन अंतिम खाते बनाए जाते हैं उस दिन भी कुछ व्यवहारों का लेखा होना या कुछ ऐसी मदों का लेखा होने से बाकी रहता है जो कि है तो चालू वर्ष से संबंधित किंतु अभी तक लिखी नहीं गई है। और यदि इन समायोजनों को नहीं किया जाएगा, इन जर्नल प्रविष्टियों को लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा, इन मदों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो जो संस्था के वित्तीय विवरण तैयार किए जाएंगे वो ना तो सही लाभ हानि का निर्धारण करेंगे और ना ही सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। तो वास्तविक रूप में समायोजन प्रविष्टियों का जो लेखा किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि संस्था के वित्तीय विवरण संस्था की सही वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को और उसकी लाभदायकता को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके। तो आइए बात करते हैं लाभ हानि खाते द्वारा सही लाभ, लाभ हानि खाते द्वारा सही लाभ व चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल इस लाइन में सार के रूप में बता दिया गया कि यदि आप वित्तीय विवरणों का सही परिणाम जानना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके वित्तीय विवरण बिल्कुल सटीक जानकारी दें, तो वित्तीय वर्ष के अंत में आपको समायोजन प्रविष्टियां करनी ही होंगी। अंतिम खातों में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जावे जो लेखा अवधि से संबंधित हो, चाहे उसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। अगर आपको सही अंतिम खाते बनाने हैं तो चालू वर्ष से संबंधित सभी मदों को शामिल करना होगा, चाहे उनका भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। अगले वर्ष से संबंधित आय या व्यय को अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं करना चाहिए ताकि सही लाभ एवं सही। इसी तरीके से यह भी हो सकता है कि आपको कोई आय या कोई व्यय आपने अगले वर्ष से संबंधित चुका दिया हो या आपको कोई आय अगले वर्ष की प्राप्त हो गई हो, तो वो चालू वर्ष के लेखों में शामिल है क्योंकि उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो उसे हटाइए और साथ ही साथ चालू वर्ष से संबंधित कोई मद जो रिकॉर्ड नहीं हुई है उसे रिकॉर्ड कीजिए ताकि सही लाभ हानि का निर्धारण हो सके। तो कुल मिलाकर समायोजन प्रविष्टियां सही वित्तीय स्थिति को और सही लाभदायकता की स्थिति को जानने के लिए की जाती है। प्रश्न संख्या 2, अंतिम स्टॉक से क्या आशय है और अंतिम खातों में इसका व्यवहार दर्शाइए। तो अंतिम स्टॉक से क्या आशय है, साल के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वो अंतिम स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। इसकी समायोजन प्रविष्टि की जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और इसे अंतिम खातों में किस तरीके से दिखाया जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में और साथ ही साथ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे समायोजन में ना देकर तलपट में दिया जाए तो फिर इसे अंतिम खातों में केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अर्थ समझाइए बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अग्रिम प्राप्त आय, उपार्जित आय। चारों तरीके की बातें और चारों ही एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए बात करते हैं बकाया व्यय। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित हैं लेकिन जिनका भुगतान चालू वर्ष में नहीं किया गया वो कहलाते हैं बकाया व्यय। जैसे आपकी संस्था में कोई कर्मचारी काम करता है जिसका वेतन 2000 रुपए प्रति माह है, तो साल भर का वेतन हो गया 24,000, लेकिन वर्ष के अंत में आपका तलपट केवल वेतन को दिखा रहा है 20,000। इसका मतलब 4,000 रुपए अभी वेतन देना बाकी है, वो होगा बकाया व्यय। पूर्वदत्त व्यय जो कि बकाया व्यय का जस्ट अपोजिट है। पूर्वदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका संबंध अगले वर्ष से होता है किंतु भुगतान चालू वर्ष में कर दिया गया है, वो कहलाता है पूर्वदत्त व्यय। जैसे कोई भी व्यय, मान लीजिए किराया जो कि साल भर का 12,000 रुपए वार्षिक होना चाहिए लेकिन आपका तलपट दिखा रहा है 15,000, तो जो 3,000 रुपए अतिरिक्त हैं वो अगले वर्ष से संबंधित होंगे, पूर्वदत्त व्यय होंगे। अग्रिम प्राप्त आय, ऐसी कोई आय जो एडवांस मिल गई जिसका संबंध अगले साल से है, वो अग्रिम प्राप्त आय है। उपार्जित आय, ऐसी आय जो कमा तो ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई जिसका संबंध
चालू वर्ष से है वो उपार्जित आय कहलाती है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। बकाया या आदत व्यय। बकाया व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका संबंध कौन से वर्ष से होता है? चालू वित्तीय वर्ष से होता है, अर्थात उस वर्ष से होता है जिस वर्ष के अंतिम खाते आप तैयार कर रहे हैं, किंतु जिनका भुगतान चालू वर्ष के अंतिम दिन तक नहीं किया है, तभी तो ये बकाया व्यय है। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय। यदि अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चों का भुगतान आपने चालू वित्तीय वर्ष में कर दिया है तो ऐसे व्यय कौन से व्यय कहलाएंगे? पूर्वदत्त व्यय कहलाएंगे। चिट्ठे की तारीख को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित राशि पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि खर्चों का भुगतान अंतिम खाते बनाने की तिथि से आगे की तिथि के लिए कर दिया जाता है, कुल मिलाकर जिस दिन के आप बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां तक के खर्चे चालू वर्ष के हैं, उसके आगे के खर्चे का आपने कोई भुगतान कर दिया है तो वो पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। अनुपार्जित आय, आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित आय, अगले साल से संबंधित कोई आय अगर आपने प्राप्त कर ली है तो वो अनुपार्जित आय कहलाती है। कभी कभी आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित आय चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में चिट्ठे के दिन आगामी वर्ष से संबंध रखने वाली आय को अनुपार्जित आय अथवा अग्रिम प्राप्त आय कहा जाता है। उपार्जित आय, यह वह आय है जो व्यापार में चालू वर्ष से संबंधित रखती है किंतु चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात चालू वर्ष में कमा तो ली है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात कमा ली गई है किंतु इस वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई। इसे उपार्जित आय, अप्राप्त आय, कमाई हुई आय, अर्जित आय आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम खाते बनाते समय संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता क्यों होती है? एक लाइन में अगर इसका उत्तर दूं तो सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए। लेकिन संदिग्ध ऋण प्रावधान होते क्या हैं? आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारी उधार माल का विक्रय करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब वो उधार माल का विक्रय करेगा तभी उसका विक्रय ज्यादा होगा और वो अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए, अपने लाभों को बढ़ाने के लिए अपने माल को उधार बेचता है। लेकिन उधार विक्रय का एक रिस्क है डूबत ऋण। डूबत ऋण से मतलब क्या है? देनदार अपना समय पर पैसा ना दे तो वो डूबत ऋण कहलाता है। तो यहां पर अगर बात करें, चिट्ठे जिस दिन हम चिट्ठा बना रहे हैं उस दिन जो देनदार है, बेचा हमने माल इस साल है लेकिन उस दिन के देनदारों से कितनी राशि प्राप्त होगी या नहीं होगी इसका पता अगले साल ही चलेगा, क्योंकि उन देनदारों से पैसा आगे आने वाले साल में ही मिलेगा। चाहे वो 2 अप्रैल को ही मिल जाए, 5 अप्रैल को ही मिल जाए, 31 मार्च को आप चिट्ठा, लेकिन पता तो अगले साल ही चलेगा। लेकिन उनसे संबंधित आय, उनसे संबंधित बिक्री हमने इस साल की बिक्री में शामिल की है, तो जब उनसे संबंधित आय को हमने इस साल शामिल किया है तो उनसे संबंधित अगर कोई हानि होती है तो वो भी इसी साल शामिल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है? संदिग्ध ऋण प्रावधान। यानी ऐसा मान लिया जाता है कि सब इतने के देनदार हैं, उसमें से इतनी प्रतिशत राशि डूबेगी, ऐसा अनुमान है, तो उसको ही संदिग्ध ऋण प्रावधान कहते हैं। और सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए संदिग्ध ऋण प्रावधान आवश्यक है। साथ ही साथ रूढ़िवादिता अवधारणा का पालन करने के लिए भी संदिग्ध ऋण प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि रूढ़िवादिता अवधारणा क्या कहती है? यदि भविष्य में कोई हानि होने वाली हो तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे आज ही अभिलेखित कर लीजिए। बात करते हैं चालू वर्ष के अंत में जो देनदार शेष हैं उनमें राशि अगले वर्ष ही प्राप्त होगी। बिल्कुल, जो चालू वर्ष के अंत में शेष हैं उनसे राशि अगले वर्ष ही प्राप्त होगी। अगर कोई राशि डूबती है तो इसका पता सही रूप से तभी चल पाएगा, अब डूबेगी तो जब मिलेगा अगले साल तो पता भी अगले साल ही चलेगा। किंतु यह हानि इस वर्ष की है, भाई माल तो इसी साल बेचा है तो देनदार तो इसी साल के हैं, लेकिन उनसे राशि प्राप्त अगले साल होगी तो हानि का पता अगले साल चल पाएगा। तो क्या हम इस हानि को अगले साल की हानि मानेंगे? नहीं। सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए हमें हानि का अनुमान लगाना होगा। चाहे वो अनुमान थोड़ा कम ज्यादा हो, सटीक अनुमान लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों के आधार पर, पिछले अनुभवों के आधार पर हमें अनुमान लगाना होगा कि पिछले साल तक हमारी इतनी राशि डूबती आई है तो इस बार भी हम इतनी राशि का आयोजन कर लेते हैं। अतः इसका अनुमान लगाना आवश्यक है कि ताकि सही लाभ हानि का निर्धारण किया जा सके। कुल मिलाकर आवश्यक क्यों है? ताकि सही लाभ हानि का निर्धारण किया जा सके। इस अनुमानित राशि को चालू वित्तीय वर्ष के लाभों से क्या कर लिया जाता है? चार्ज कर लिया जाता है। यही डूबत ऋण प्रावधान कहलाता है। इसे ही संदिग्ध ऋण आयोजन या डूबत ऋण प्रावधान कहते हैं। निम्न को अभिलेखित करने के लिए कौन सी प्रविष्टि की जाएगी?
मूल्यह्रास। आप जानते हैं संपत्तियों का निरंतर प्रयोग करने के कारण जो संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन संस्था की हानि है इसलिए उसे डेबिट किया जाता है, और साथ ही साथ संपत्ति में कमी हो रही है इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हास की यह प्रविष्टि है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स। इसका कारण मूल्यह्रास हानि है इसलिए डेबिट, और फिक्स्ड असेट्स के मूल्य में क्या हो रही है? कमी। और जब भी संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। अगला है देनदारों पर बट्टा। देनदारों पर बट्टा जो देते हैं, बट्टा आयोजन। अगर देनदारों पर केवल बट्टा पूछा जाए स्टूडेंट्स तो एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन आपके समायोजन में मोस्टली आयोजन है तो देनदारों पर बट्टा आयोजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। पीएनएल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये हमारी हानि है तो हानि को डायरेक्ट पीएनएल में ले गए, और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इससे क्या हो रहा है? हमारी हानि को हम पीएनएल में डेबिट खर्चे के रूप में डेबिट कर रहे हैं। अगला समायोजन पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या होता है? व्यापार द्वारा व्यापारी को उसकी पूंजी प्रयोग करने के बदले में जो ब्याज दिया जाता है वो पूंजी पर ब्याज कहलाता है। ये ब्याज संस्था के लिए, व्यावसायिक संस्था के लिए तो हानि ही है, हाँ व्यापारी के लिए आय है, लेकिन लेखांकन करते समय हम अपने आप को व्यापारी ना मानकर व्यापार मानते हैं तो व्यापार की दृष्टि से यह हानि है, अतः इसे डेबिट किया जाएगा। तो इसकी जो समायोजन प्रविष्टि है स्टूडेंट्स वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, और कैपिटल को इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि इससे पूंजी में वृद्धि होती है, और जब दायित्व की किसी मद में वृद्धि होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है प्रबंधक का कमीशन। प्रबंधक का कमीशन किस पे दिया जाता है? लाभों पर। लाभ कब निकलते हैं? साल के अंत में। इस कारण इस वर्ष का कमीशन इस वर्ष नहीं दिया जा सकता, इस वर्ष का कमीशन आपको अगले साल ही देना होगा। तो इस साल के लिए मैनेजर का कमीशन क्या हो गया? बकाया कमीशन। और बकाया व्ययों के लिए एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां एंट्री होगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। क्यों मैनेजर कमीशन को इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि हमारा खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन को इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि हमारा दायित्व है। इसी के साथ अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान से क्या आशय है? तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने देनदारों को बट्टे का प्रलोभन क्यों देते हैं? ताकि उनसे शीघ्रतम भुगतान प्राप्त हो सके। लेकिन साल के अंत में जो देनदार हैं उनके बट्टे का कैसे पता लगेगा? मान लीजिए हमने अपने देनदारों को 31 मार्च को या 28 मार्च को यह कहा है कि यदि आप 10 दिन में भुगतान कर देंगे तो हम आपको 5% बट्टा देंगे। अब आपने 28 मार्च को ऐसा कहा है, 31 मार्च को आप अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आने वाले जो 5-7 दिन और हैं उसमें भी जो देनदार समय पर पैसा दे देंगे उन्हें भी तो आप बट्टा देंगे, लेकिन उसका निर्धारण आपको अभी करना होगा, उसका अनुमान आपको अभी लगाना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से तो नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा। इस बार के जो देनदार हैं उनके बट्टे की गणना अनुमान के आधार पर आपको करनी होगी। यह ही बट्टा प्रावधान है। देखिएगा जरा, व्यापारी द्वारा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु देनदारों को बट्टे का प्रलोभन दिया जाता है ताकि राशि शीघ्र वसूल हो सके, किंतु वर्ष के अंत के देनदारों से अगले वर्ष ही राशि वसूल होगी। जो साल के अंत में 31 मार्च को दे देनदार है उनसे तो आने वाले समय में ही पैसा वसूल होगा। अतः उन्हें दिए जाने वाले बट्टे का अनुमान लगाकर चालू वर्ष के लाभों से क्या कर लिया जाता है? चार्ज कर लिया जाता है। और इस तरह का अनुमान लगाकर लाभों से चार्ज करना ही क्या कहलाता है? देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान। एंड अब लास्ट एंड फाइनल लघुत्तरीय प्रश्न, निम्न समायोजनों के लिए रोज नामचा प्रविष्टि लिखें। यानी आपको इनकी समायोजन प्रविष्टि बतानी है। बकाया वेतन जिसकी एंट्री आप सबको पता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसका अमाउंट होगा 3500 रुपए। एंट्री आपके सामने लिखी हुई है। अगला देखें तो 6000 रुपए प्रति वर्ष की दर से एक तिमाही का पूर्वदत्त, 6000 रुपए प्रति वर्ष यानी 6000 साल का और 3 महीने का आपने ज्यादा चुकाया है तो यह राशि आती है 1500 रुपए। और जब कोई खर्चा
पूर्वदत्त होता है तो उसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, यानी यहां पर होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस और अमाउंट होगा 1500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, 16,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से एक तिमाही का पूर्वदत्त बीमा, फिर से वही है, एंट्री वही होगी, केवल राशि बदलेगी। 4,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस और राशि होगी 4,000 रुपए। एंड लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, 7,000 रुपए की लागत का फर्नीचर क्रय किया तथा क्रय पुस्तक में लिखा गया। स्टूडेंट्स, ये मुख्यतः समायोजन नहीं है, यह अशुद्धि सुधार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पूछा गया है तो आपको समझा देते हैं। आपने क्या किया है, अपने व्यापार के लिए फर्नीचर क्रय किया है, लेकिन उस फर्नीचर को फर्नीचर खाते में डालने की बजाय आपने माल का क्रय यानी परचेज मान लिया है। यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि है कि आपने एक पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा मान लिया है। आपको एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने गलती से एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो अपनी जगह सही है, गलती कौन से खातों में हुई, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय, फर्नीचर अकाउंट को नाम करने की बजाय क्रय खाते को यानी परचेज अकाउंट को नाम कर दिया गया। तो अब सुधार के लिए क्या करना होगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा क्योंकि वो ज्यादा नाम हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया। फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ इसलिए उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री निकल कर आती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स इसका 7,000 रुपए। तो यहां लिख दीजिए 7,000 रुपए। इसी के साथ आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूरे होते हैं। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।